के हेल्प से, बट इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है मीडियम पे, और वो क्यों है वो भी डिस्कस करेंगे बेटा। तो इसको थोड़ा सा होल्ड करो, ये आगे आएगा, सीआरक्यू में भी क्वेश्चन दिया हुआ है इस पे बेस। इनकी मीडियम मतलब कैसा, एसिडिक की बेसिक। तो क्रोमेट डाइक्रोमेट में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कई एक आ भी चुका है ये मेंस के अंदर, एडवांस के अंदर भी आया हुआ है बेटा। वो हम डिस्कस करेंगे, मीडियम पे डिपेंड करता है आगे जब हम पर्टिकुलरली डाइक्रोमेट पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये रफ कर रहा हूं मैं। ओके, अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिखना जो हम पॉइंट पढ़ रहे थे बेटा, ठीक है। जो पॉइंट चल रहे हैं उसी में नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखें। ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर में नोट करें, द कंपाउंड्स विथ एलिमेंट, द कंपाउंड्स विथ एलिमेंट, द कंपाउंड्स विथ एलिमेंट in high oxidation state are predominantly covalent in nature, ये तो फजन रूल का स्टेटमेंट है ना। तो द कंपाउंड्स विद एलिमेंट्स इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना अकॉर्डिंग टू फजन रूल, अकॉर्डिंग टू फजन रूल, फजन्स रूल है ना, अकॉर्डिंग टू फजन्स रूल। देखो जैसे एक मैं एग्जांपल लूं कि MnO है, Mn2O3 है, या MnO4 है, बताओ बेटा, ठीक है। या Mn2O7 ले लेता है, Mn2O7 और यहां पर MnO2, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होगा, कोवेलेंट नेचर। कोवेलेंट नेचर इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी कोवेलेंट नेचर इंक्रीज करेगा। स्टेटमेंट में रिपीट करता हूं बेटा, द कंपाउंड्स विद एलिमेंट इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, द कंपाउंड्स विद एलिमेंट इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट are predominantly covalent in nature. The compounds with element in high oxidation state are predominantly covalent in nature. ठीक है ना, ओके। अब मुझे बताइए इसमें एक और ऑर्डर कि MnO लिया मैंने, MnO2 लिया और Mn2O7, ठीक है। तो इनका एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑक्सीडेशन स्टेट वही है, +2, +4, +7। तो एसिडिक नेचर क्या होता है बेटा, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, है ना। तो हम जानते हैं MnO +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये कैसा होता है, बेसिक नेचर का। मैग्नीज +2, 1 +1 +2 +3 वाले कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। +4 वाले मेटल कैसे होते थे, सारे +4 के मेटल्स कैसे होते थे, एम्फोटेरिक होते थे। तो MnO2 का नेचर कैसा होगा, एम्फोटेरिक। +5 +6 +7 मेटल में क्या होता था बेटा, मेटल ऑक्साइड, उनका नेचर होता था एसिडिक। तो एसिडिक कौन होगा, हाँ बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा था यहां पर, स्टेटमेंट रिपीट करना है क्या, स्टेटमेंट, हाँ जतिन मैं कर रहा हूं रिपीट एक बार, तब तक आप ये नोट करो। स्टेटमेंट था बेटा, इजिली देखो, द कंपाउंड्स विथ एलिमेंट इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आर predominantly covalent in nature. The compounds with element in high oxidation state are predominantly covalent in nature according to Fuzan's rule. ठीक है। तो हमने ये समझा कि as oxidation state increases, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, MnO उससे ज्यादा एसिडिक, MnO2 से ज्यादा Mn2O7। और हमें ये पता भी है MnO का नेचर बेसिक होता है, MnO2 एम्फोटेरिक है और Mn2O7 एसिडिक नेचर का होता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट, ठीक है। चलिए अब फोर्थ पॉइंट लिखना बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट में। फोर्थ पॉइंट,
Hg shows mercury two type of oxidation state. Two types of oxidation state है ना, Hg फर्स्ट एंड Hg सेकेंड, मतलब +1 भी शो करता है ये +2 भी शो करता है. Hg shows two type of oxidation state, Hg फर्स्ट एंड Hg सेकेंड. देखो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा Hg सेकेंड. एक बात बताओ, Hg सेकेंड का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा आउटर मोस्ट शेल का? इसको मैं Hg2+ लिख सकता हूं और ये D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा. देखो जिंक कैडमियम मरकरी में D10S2 होता है, NH2. 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो तो D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा. अच्छा, अब हमने लिया Hg1, तो ये Hg+1 हो गया. और ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा इसका बेटा आउटर मोस्ट शेल का? D10S1. D10S1 मतलब यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया Hg+1 में, एक हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है. लेकिन जब इसको प्रैक्टिकली चेक किया गया क्या ये पैरामैग्नेटिक है, तो Hg जो +1 है, Hg+1 एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म. डाइमेरिक फॉर्म है ना, और वो फॉर्म होता है बेटा Hg22+. Hg22+ है ना. तो अब Hg22+ का नेचर कैसा होगा बेटा? ये तो हो जाएगा डायमैग्नेटिक. डायमैग्नेटिक. अच्छा, अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर जिंक में तो S1 कॉन्फ़िगरेशन नहीं आया था, जिंक तो केवल +2 शो करता है, लेकिन मरकरी +2 एवं +1 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहा है? देखो जब हम जिंक से कैडमियम, कैडमियम से मरकरी आएंगे तो Z इफेक्टिव तेजी से बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि जब मरकरी भरेगा उससे पहले 4f भर चुका होगा. 4f इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज करने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे ये S1 के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए ये स्टेबल है. S1 में भी ये स्टेबल है. लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दूसरे Hg+ के साथ, एक Hg+ और दूसरा Hg+ डाइमराइज होके डाइमेरिक फॉर्म Hg22+ बनाते हैं. ठीक है, तो इसकी जो दो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक +1 और +2 है, लेकिन +1 हमेशा डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. तो +1 अगर Hg22+ पूछा जाए तो वो कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा. हाँ, लेकिन Hg+1 कैसा है? तो वो पैरामैग्नेटिक है. लेकिन Hg+1 हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Hg22+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है. अच्छा, यही रीजन है इसकी बॉन्डिंग भी खराब होती है. बेटा देखो Hg के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, Hg के इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा फोर्स अट्रैक्शन में है. तो अगर प्रॉपर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो मेटल बॉन्डिंग वीक होगी. और यही रीजन है कि Hg किस फॉर्म में मिलता है बेटा? लिक्विड फॉर्म में. और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम है, क्योंकि हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते. मेटल बॉन्डिंग कैसी होती है मरकरी की? पुअर, वेरी वीक मेटल बॉन्डिंग. ठीक है, तो मैंने अपने क्या पढ़ा कि Hg2+ कैसा है? डायमैग्नेटिक है. और Hg2+ ये भी डायमैग्नेटिक होगा. Hg22+, तो अगर मुझे एग्जांपल लिखना है बेटा तो एक तो मैं लिख सकता हूं HgCl2, एक सॉल्ट हो गया. और दूसरा सॉल्ट अगर मुझे +1 वाला बनाना है तो मैं लिखूंगा Hg2Cl2. बोलो, इसमें Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है. Hg2Cl2 में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है. ठीक है, क्लियर है? नोट कर लें इस चीज को.
कंप्लीटेड। और ये पॉइंट समझ में आ गया ना, मरकरी का दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +1 अनपेयर्ड है, होना चाहिए पैरामैग्नेटिक, लेकिन होता है डायमैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि वो हमेशा डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो Ag2 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होगी, और Ag2+ है ना, वो ऑक्सीजन +2 है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो 5th पॉइंट, ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। 5th पॉइंट देखें, कॉपर +1 एक्वस। हम अगर ले कॉपर +1 एक्वस में, पानी में आपने कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को लिया, तो यहां पर क्या होता है बेटा, कॉपर +2 एक्वस बनता है प्लस कॉपर सॉलिड बनता है। और अगर इस ऑक्सीडेशन, इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखोगे तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन है, डिस्प्रपोर्शनेशन है, मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर +1 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? कॉपर +1 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कॉपर +2 में, और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। अब ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों हुई? देखो, अब मुझे कॉपर +1 से कॉपर +2 में जाना है, कॉपर +1 से कॉपर +2 में जाना है। कौन कौन सी एनर्जीज यहाँ पर इन्वॉल्व होगी बेटा, है ना। मैं ये बोल सकता हूं, देखो कॉपर +1 कैसा है, यहाँ पर एक्वस में अनस्टेबल है, ठीक है। कौन कौन सी एनर्जीज यहाँ पर सामने आएगी, पिक्चर में आएगी, Cu +1 से +2 तक। बताओ, देखो एक तो हमें आयनेशन एनर्जी चाहिए, इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करने के लिए, इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करने के लिए क्या चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी। कौन सी? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। वो कैसी है बेटा, है ना, वो रिक्वायर्ड है। और Cu+2 में जाएगा तो एक एनर्जी होगी, हाइड्रेशन एनर्जी, पानी में है क्योंकि हम, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी कैसी होगी बेटा, रिलीज होगी, रिलीज होगी। अब क्योंकि कॉपर की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी +1 से, लेकिन इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, किससे, आयनाइजेशन एनर्जी से। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाती है, क्योंकि कॉपर +2 में चार्ज बढ़ गया और साइज छोटा हो गया। जैसे ही चार्ज बढ़ेगा, साइज छोटा होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी की रिस्पेक्ट में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अब रिलीज एनर्जी ज्यादा है और रिक्वायर्ड एनर्जी कम है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और फॉरवर्ड चली जाएगी। यहां पर रिलीज एनर्जी कौन सी एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी फॉर +2 आयन, और रिक्वायर्ड एनर्जी कौन है, इसकी IE। Cu+1 को हम आयनेशन एनर्जी देनी पड़ेगी तो +2 में आएगा। लेकिन ये तो समझ में आ गया, लेकिन Cu क्यों बना बेटा? बेटा एक बात बताओ, ये सारी प्रोसेस हम पानी में करा रहे हैं, पानी में दूसरा आयन H+ होगा। अब कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है कि कम? कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन कॉपर देगा, क्या वो हाइड्रोजन गेन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन कॉपर लूज कर रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन कॉपर ने लूज किए, वो गेन कौन करेगा? खुद कॉपर। वो इलेक्ट्रॉन खुद कॉपर गेन करेगा, तो डिस्प्रपोर्शनेशन, एक ऑक्सीडेशन स्टेट +1 थी, +2 और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। इसलिए खुद लूज किया इलेक्ट्रॉन, खुद गेन किया, मतलब कि डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ। तो एक्वस सॉल्यूशन में Cu+ अनस्टेबल है, ये कन्वर्ट हो जाता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और कॉपर में। रिएक्शन इज डिस्प्रपोर्शनेशन। यहां पर आयनेशन एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज एनर्जी है, बट हाइड्रेशन एनर्जी इज मच मोर ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। दैट्स व्हाई रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो ये आपके CRQ का एक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूं, 15। क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्वेश्चन को, एक्सप्लेन व्हाई Cu प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशंस। एक्सप्लेन व्हाई Cu प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशंस। तो रीजन समझ गए ना। इन एक्वस सॉल्यूशंस two types of energies are involved, ionization energy which is required energy and hydration energy which is release energy, and hydration energy is much more greater than ionization energy, that's why the reaction is spontaneous and Cu plus is unstable in aqueous form। अच्छा, सॉलिड फॉर्म में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो Cu+1। क्यों Cu+1 ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि वहां पर D10 कॉन्फ़िगरेशन है। देखो Cu+2 D9 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, लेकिन वाटर में ज्यादा स्टेबल कौन है? वो है Cu+2, ब्लू कलर का बेटा, कॉपर सल्फेट बोलते हो ना आप, CuSO4 ब्लू कलर सॉल्यूशन, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। क्लियर है? तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ बेटा, हाइड्रेशन की वजह से, ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी, रिलीज एनर्जी। नोट करें इसको। चलो ये रफ करो बेटा, नीचे वाला पॉइंट। अब इसको आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते थे रिएक्शन को कि Cu प्लस एक्वस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, Cu+2 एक्वस में कन्वर्ट हुआ, प्लस इलेक्ट्रॉन लूज किया, है ना। Cu प्लस एक्वस Cu+2 प्लस इलेक्ट्रॉन लूज किया बेटा, है ना। अब जो दूसरा Cu प्लस एक्वस होगा वो सी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, अगर इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर दो कि 2Cu aqueous gives Cu+2 aqueous plus Cu solid, वही चीज हो गई डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है ना, डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या इसके लिए थ्योरी लिखना है क्या, या आप लिख लेंगे? मैं एक्सप्लेन कर दूं, अगर थ्योरी नोट करना हो तो बता दो, मैं इसको है ना डिक्टेट कर देता हूं आपको। बाकी वही रीजन है कि रिक्वायर्ड एनर्जी आयनिशन एनर्जी है, रिलीज एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है ना, बस। देखो मैं बोल देता हूं एक बार तो समझ लेना कि Cu+2 aqueous is much more stable than Cu+1 aqueous because है ना, in Cu+1 ना required energy is ionization energy which is low and release energy is hydration energy which is greater than ionization energy, that's why delta S to be negative और delta G to be negative। ठीक है, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से एक्सप्लेन करके। मेन आपको फॉर फैक्ट बताना है कि यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू आयनिशन एनर्जी से ज्यादा है, बस। ठीक है,
क्लियर। अब आप हेडिंग डालना बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद मेल्टिंग पॉइंट, है ना, मेल्टिंग पॉइंट। एक डाउट है, 1 मिनट रुके। हाँ देखो, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। Cu+2 का कलर तो हम आगे पढ़ेंगे ब्लू होता है। Cu+1 एक्वस का कलर, बेटा एक्वस फॉर्म में क्या Cu+1 एग्जिस्ट कर पाएगा? नहीं करेगा, है ना। +1 जैसे ही आपने कॉपर के +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले सॉल्ट को या कंपाउंड को वाटर में लिया तो तुरंत क्या होगा, हाइड्रेशन होगा और डिस्प्रपोर्शनेशन होगा और वो Cu+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। Cu+2 में कन्वर्ट हुआ तो कलर हमेशा ब्लू होगा, इसलिए Cu+2 का ही कलर पढ़ा जाता है और बताया जाता है और वो है ब्लू कलर, है ना। सारे कलर अभी हम देखने वाले हैं और उनके रीजन भी देखेंगे क्यों है, ठीक है। क्या ये क्लियर हो गया? इसको मैं रफ कर दूं और अब आप हेडिंग डालना मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, है ना। मेल्टिंग पॉइंट किस किस चीज पे डिपेंड करेगा बेटा, है ना। तो ये डिपेंड करेगा, मैं ये बोल सकता हूं कि डिपेंड्स ऑन मेटल मेटल बॉन्डिंग, एंड पैकिंग, पैकिंग कैसी है मतलब कि उसका क्रिस्टल लेटिस कैसा है। सॉलिड स्टेट हो गया क्या फिजिकल में? नहीं हुआ ना। चलो कुछ टर्म्स